तो सबसे पहले 39 में क्या होता है? कैसे होता है? Germany attacks. Germany attacks. Of course, Poland. वहां से स्टार्ट क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसके बाद लिनलिथ को। उसके बाद पहले सत्याग्रही, सेकेंड सत्याग्रही, उसके बाद पहले क्रिप्स, उसका रिएक्शन। कहां से स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट? बॉम्बे, ग्वालियर टैंक। उसके बाद कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। कहां 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 बनी थी पैरेलल गवर्नमेंट? चित्तूर, बलिया, याद आया? सतारा। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में एक महिला का फेमस नाम, शर्मा। अंडरग्राउंड रेडियो। आगे हम्म 3 में फेमाइन है। हम्म टू डिस्कस। शिमला कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई थी? हाँ जी, ईशाना जी, शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? कारण क्या था शिमला कॉन्फ्रेंस होने का? अरे चाचा, वेवल्स प्लान को डिस्कस करने के लिए। सीआर फॉर्मूला तो फेलियर था। फिर देसाई लियाकत पैक्ट कब आया फिर? फेलियर ऑफ आफ्टर दिस शिमला कॉन्फ्रेंस। फिर 1940 कैबिनेट मिशन के 3 लोग कौन कौन थे? हम्म स्टैफर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट एटले है। तो कौन था? क्लेमेंट एटले तो पीएम थे उनके तो। फिर स्टैफर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस, तीसरा बोल दो। थोड़ा सा एम्फेसाइज करो दिमाग पे। पहला कैबिनेट मिशन में तीसरी चौथी लाइन लिखी हुई है ये। 3 मेंबर्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ब्लूप्रिंट ऑफ पार्टीशन किसको बोलते हैं? या वेवल्स प्लान को? हम्म अच्छा।
उसके बाद लास्ट में क्या होता है? हाँ, रिन म्यूटिनी और ट्रायल्स, आईएनए ट्रायल्स कब हुए? 47 में हुए थे क्या? ये 46 में? क्लेमेंट एटले ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो डेट क्या थी, कब छोड़ेंगे भारत? कौन ज्वाइन करना चाह रहा है? एक्सेप्ट इसका आ ही नहीं रहा है। उसका इनविटेशन नहीं आ रहा है। ये थोड़ा रुकना चाहिए, सब्र करो। अच्छा, छोड़ देंगे तो फिर जून 47 में उन्होंने बोला छोड़ देंगे, और इंडिपेंडेंस हमको 15 अगस्त को मिली। हाँ। यस। चलो, ये तो पढ़ के आए हो। अब कल के लिए पढ़ के आओगे तुम, ट्राइबल मूवमेंट्स। ट्राइबल मूवमेंट सारे लीडर्स रट मारो, और कॉजेस के साथ में थोड़ा सा डेट का भी याद रखना। ट्राइबल मूवमेंट्स याद करो। उसके नेक्स्ट डे चाहिए मुझे आपको पीजेंट मूवमेंट्स। उसके बाद में सिविल रिबेलियंस जो थे सारे। और उसके बाद में आप करेंगे सारे न्यूज़पेपर्स। फिर आप करेंगे सारे कांग्रेस के सेशंस। फिर आप करेंगे एक दिन 18th और 19th सेंचुरी के गवर्नर जनरल, मतलब 1857 तक के इवेंट्स में गवर्नर जनरल स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मैंने आपको मार्क कराए। दूसरे दिन आप करेंगे 1857 से लेके 1919 तक। और तीसरे दिन करेंगे आप 1919 से 1947 तक के गवर्नर जनरल के साथ में। आपको मैं डेट बोलूंगा, आपको मैं इवेंट बोलूंगा, आपको डेट और गवर्नर जनरल बताना है। ठीक है? ये आने वाले 7 दिन का प्लान तो हो ही गया। कितने दिन है भाई? जितना मैंने लिखवाया है, कितने दिन का टास्क हो गया आपके पास? है ना? बस एक हफ्ता एंगेज रहो। डेली आधा पौन घंटा दो हिस्ट्री को। रिवीजन चलता रहेगा तो खूबसूरती के साथ में पन्ने खुलने लग जाएंगे। पन्नों की गंदगी देख के समझ आता रहेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। डेली एक बार बुक खोलो, 1 घंटा सवा घंटा एक स्पेक्ट्रम के साथ बिताओ, मजा आ जाएगा। काजल की बुक गंदी हो चुकी है आदि, तो मुझे इतना तो अंदाजा है कि 47 तक तो काजल एक बार पहुंच गई है। एक बार भी नहीं पहुंची 47 तक। देखो, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप कॉमन सेंस से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, और वो कॉमन सेंस डेवलप होने में बहुत टाइम लग जाएगा। है ना? और उसका कारण है बहुत सिंपल कि हिस्ट्री है और पॉलिटी है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ कॉमन सेंस डेवलप होने में टाइम लगता है। आपको बहुत धीरे धीरे करके रिलेट होना शुरू होगा कि अच्छा, यहाँ पे इमरजेंसी लगाई थी बिना कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन के, तो इसीलिए बाद में जब
अमेंडमेंट आया, जनता दल आने के बाद में अमेंडमेंट आया, तो उन्होंने लिखा कि टू प्रिवेंट द फेंट कंप्लाई, फॉल्स कंप्लायंस दिखाने के लिए, जैसे इंदिरा गांधी ने 21 महीनों की इमरजेंसी लगा दी थी, तो उस इंस्टेंसेस को, उन चीजों को रोकने के लिए जनता दल आई, तो उन्होंने रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मैंडेटरी बना दिया नेशनल इमरजेंसी में। तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि जैसे जैसे मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस अब पढ़ा रहा हूं, आप हल्का हल्का पॉलिटी भी उससे रिलेट करते जाना, पॉलिटी को समझते जाना, क्योंकि यूनियन एंड इट्स मेकिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले चैप्टर में आपको पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन दिखाई देगा। वो स्टार्ट ही होता है चैप्टर कैबिनेट मिशन से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जब बनी, तो उसके बाद में भी पीछे सबसे पहले कैबिनेट मिशन ही बताएगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन कहां से बोरो किए, वो भी आपको हिस्ट्री के साथ साथ ही कवर होंगे। तो एक ट्रियोलॉजी चलती है। आपको अगर याद हो, तो जब मैंने आपको पहली बार पॉलिटी पढ़ाई थी जून में, तो मैंने आपको बैकग्राउंड में हमेशा हिस्ट्री उठा उठा के दी, और वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनना ही तब से शुरू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में जितने भी स्ट्रगल्स हुए, अभी आपको कहानी में आगे देखने के लिए मिलेगा। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज कि आप लोगों के चक्कर में मैंने एक बार और किताब पढ़नी शुरू कर दी पोस्ट इंडिपेंडेंस की। और आज आई बिलीव सुबह उठ के 1 डेढ़ घंटा मुझे बस मिला था, और उस पीरियड के बीच में कुछ 76 77 पेजेस में खींच गया। और वो कहानी मतलब चलती गई चलती गई चलती गई, और वो इतनी खूबसूरत कहानी है, मतलब पढ़ के आपको मेस्मराइज फील होगा, अगर आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा भी लगाव है। और अगर आप हिस्ट्री से लगाव नहीं भी रखते हो, तब भी पॉलिटिक्स से भी अगर लगाव है, तो आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। क्योंकि असली अ, जो पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है, वो शुरू ही हुई थी नेहरू जी की डेथ से। उसके पहले तो बहुत सीधा सीधा किस्सा था। 52 में पहला इलेक्शन हुआ, नेहरू जी जीते। 5 साल बाद 57 में दूसरा इलेक्शन हुआ, फिर नेहरू जी जीते। फिर जाके 5 साल बाद 62 में फिर इलेक्शन हुआ, फिर नेहरू जी जीत गए। लेकिन अब नेक्स्ट इलेक्शन 67 में होने, और नेहरू जी 64 में निकल गए। अब शास्त्री जी के पास में 64 से लेकर 67 का टेन्योर है, लेकिन शास्त्री जी भी 2 साल में निकल गए। अब इंदिरा गांधी जब पावर रिज्यूम करती हैं, तो अब पहला टास्क देख रहे हो उस महिला के सामने क्या है? उसको सबसे पहले विरासत में मिले हुआ जो नाम है, उसको अगले साल बचाना है। 67 में इलेक्शंस आने वाले हैं, और वही पीरियड है जब 64 में 65 में भयंकर फेमाइंस आ रहे हैं। 62 के अंदर में आप वॉर हार चुके हो, 2 नेशनल लीडर्स बड़े बड़े उनकी डेथ हो चुकी है, इकोनॉमिक क्राइसिस पीक पे है। नेहरू की पॉलिसीज जो थी, उसका इम्पैक्ट, रेमिफिकेशंस, जो नेगेटिव फॉलआउट्स थे, वो अब दिखने शुरू हो गए। हमने डॉलर को और इंडियन रुपीस को पैक करके रखा था, मार्केट फ्लोटिंग नहीं था। 4 रुपए कुछ पे हमने पैक करके रखा था। अब इंटरनेशनल प्रेशर्स बन रहा है कि ये पैकिंग हटाओ, या तो मार्केट फ्लोट कर दो, और नहीं तो आप करेंसी को डिप्रिशिएट करो। करेंसी डिप्रिसिएशन इंदिरा गांधी जी करती हैं 34 से 35% के बीच में, कुछ उन्होंने 36 पॉइंट समथिंग 5%, बताऊंगा अभी मैं आपको, उनने डिप्रिशिएट किया। और इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे जबरदस्त। अब उनके इस स्टेप के पीछे अपनी अपनी मजबूरियां रही। वही वाली बात, जो कांग्रेस खराब करके गई उसका, या कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स ने 2004 से 14 में रायता फैला दिया, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, कपिल सिब्बल हो, पी चिदम्बरम हो, इन्होंने जितना 2004 से 14 में रायता फैला दिया, ए राजा हो, उस सारे रायते को राहुल गांधी को उठाना पड़ रहा है आज। तो 66 में जब पावर रिज्यूम करती है इंदिरा गांधी, तो उनके सामने नेक्स्ट चैलेंज है कि अगले साल अब इलेक्शंस हैं, तो करें क्या? 67 के बाद में नेक्स्ट इलेक्शन फिर 71 वाले होंगे।
2-4 साल बाद फिर इलेक्शंस होंगे। अब स्टेट के भी इलेक्शंस आपको देख रहे हैं, डिफेक्शंस पीक पे है। हरियाणा में पहली बार डिफेक्शंस देखे गए और देखा कि भाई साहब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। 4 साल के टेन्योर में 2000 एमएलए हॉर्स ट्रेड हुए हैं पैसों के लिए। आया राम गया राम। टेक्निकल नंबर्स वर 1924, बट 2000 अप्रोक्स बोलते हैं हम। अब ये सब अगर आपको कहानी पता है, तो पॉलिटी में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ, क्यों मोरारजी देसाई को क्विट करना पड़ा, क्यों एक पॉलिटिकल गेम था वो मोरारजी देसाई के मुंह पे कि आप डिप्टी पीएम तो बना दिए गए हो, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हो, देश को नेशनलाइजेशन चाहिए और आप अपोज कर रहे हो। तो हमारे घर की बात मैं बाहर लाके रख दूंगा, और मेरे को पता है कि मेरे डिसीजन के फेवर में या मैं जो कर रहा हूं उससे थोड़ी रियायत बरत सकते हैं हम। कुछ तो अच्छा होगा इकोनॉमी में अगर मैं नेशनलाइजेशन करूंगा तो। बैंक एग्रीकल्चर लोन्स दे नहीं रही है, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस में थे वो थे एग्रीकल्चर और पीजेंट्स, मतलब एग्रीकल्चर फार्मर और पीजेंट्स। नेशनलाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा यही था कि जो 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे उनसे अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दिया जा सकता था। अब नेशनलाइजेशन के फेवर में मोरारजी देसाई नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये बात पब्लिक में लाके ये बता दिया कि जो नेशनलाइजेशन के फेवर में नहीं है वो नेशन के फेवर में नहीं है। तो जो जय श्री राम नहीं बोल रहा है वो, बात समझ आई आपको? मोरारजी देसाई अंदर ही अंदर नेशनलाइजेशन को अपोज कर रहे थे। ये बात बाहर लाके ये नहीं बोला कि मोरारजी देसाई हमसे एग्री नहीं कर रही, ये बोल दिया कि नेशनलाइजेशन से जो एग्री नहीं करेगा वो एंटी नेशनल है, क्योंकि नेशनलाइजेशन इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। पहला, बैंक सेल्फ रेगुलेटेड नहीं है, एनपीएस बढ़ रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर लोन्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए नेशनलाइजेशन कर रही हूं मैं। अब मोरारजी देसाई बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द डिप्टी पीएम, डिसीजन तो फाइनेंस मिनिस्टर को लेना है नेशनलाइजेशन का। पीएम तो ले लेगा लेकिन सपोर्ट तो फाइनेंस मिनिस्टर का चाहिए। प्लस आप अपने डिप्टी पीएम से एग्री डिसएग्री नहीं कर सकते हो। मोरारजी देसाई के विल के अगेंस्ट में नेशनलाइजेशन हुआ और बहुत पॉपुलर नेशनलाइजेशन हुआ। एलआईसी, जीआईसी, इंश्योरेंस सेक्टर का भी हुआ, बैंक्स का भी हुआ। 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए। अब मोरारजी देसाई के सामने ऑप्शन रखा गया कि आप गुस्सा तो हैं बाबूजी, आप गुस्सा रहिए, आपके मन का काम नहीं हुआ, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये मेरे मन का भी नहीं है, ये तो जनता के मन का काम था, क्योंकि इस डिसीजन को जनता ने सपोर्ट किया। तो मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं तो चाहती हूं कि आप अभी भी डिप्टी पीएम बने रह जाएं। मोरारजी देसाई ने गुस्से में आके रिजाइन कर दिया कि मैं तुम्हारी चाहत का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम चाहोगे तो मैं बने रह जाऊं। वही वाली बात, अगली बार आना तो चाय पी के जाना। किसी के ईगो के साथ कैसे खेलना है ना? तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल, क्या बोलोगे आप, शॉट था, हेलीकॉप्टर शॉट था ये इंदिरा गांधी का, कि मोरारजी देसाई से रिजाइन करवा लिया। मोरारजी देसाई मुंबई जाके रहने लग गए और इंदिरा गांधी एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा रानी। 71 का इलेक्शंस इसीलिए जीते क्योंकि एक साइड पाकिस्तान को धोया था, दूसरी साइड गरीबी हटाओ नारा, उसके पहले नेशनलाइजेशन हो गया। तो
देखो, ये सब चीजें मैं आपको 2 से 3 दिन में पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल टिप टू टिप, है ना। ये है, ये पॉइंट्स हैं, ये कॉजेज हैं, खट 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 खट। लेकिन जो फील, आई बिलीव, आई होप सो कि शायद मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने एक फील के साथ में आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो कहानी आपके अंदर जमी होगी। अगर उस फील को महसूस करना है और अपने देश के बारे में एक्चुअली जानना है कि ये देश जो आज है वो है कैसे, मैं आपको कभी ये बात कहानी नहीं सुनाऊंगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि नेशनलाइजेशन कैसे जय श्री राम से मिलता है। क्योंकि ये कहानी के बीच में कनेक्शंस आते हैं अपने आप, और हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कभी ये बात नहीं बोलूं, क्योंकि ये नेचुरल है, बिल्कुल अंदर से निकल निकल के बाहर आ रहा है। क्योंकि आज जिसने जय श्री राम नहीं बोला वो कौन है? जिसने जनगण मन नहीं गाया वो। तो नेशनलाइजेशन से जो अग्री नहीं किया वो। बस। किसी भी चीज को देश का नाम दे दो, किसी भी चीज को देश के साथ में जोड़ दो, और फिर आप जो बोल रहे हो वो लोग बोलेंगे। जो आपके जैसा नहीं बोल रहे, आपके साथ अग्री नहीं कर रहे, वो अपने आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। एक मंदिर इनॉग्रेट हो रहा है, वी हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर दिस टेम्पल, हमारी हिस्ट्री और लेगेसी का पार्ट है, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है, अनडाउटेडली एक आइडेंटिटी का पार्ट है। पर ये आइडेंटिटी हमारी नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी हिंदू आइडेंटिटी है। हिंदू के लिए, और वो भी सारे हिंदूज के लिए नहीं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो कास्टिज्म से मारे हुए हैं, जो अनटचेबिलिटी के मारे हुए हैं, जो गरीब हैं, जिनके रोड बनाते हुए, अयोध्या की रोड बनाते हुए जिनको साइड के फुटपाथ से उठा दिया गया है, उनके लिए ये बहुत गर्व का विषय नहीं है। लेकिन किसी चलती हुई इंडिगो की फ्लाइट में अगर जय श्री राम चलता है, देखा, देखा आपने, लोग गा रहे हैं, कोई स्टेशन पे नमाज पढ़ रहा है तो आप जानबूझ के हनुमान चालीसा तेज तेज आवाज में पढ़ रहे हैं, तो ये आपके संस्कार दर्शाता है। कौन सा? क्या? बस, इससे इससे आपकी पहचान है, आप कौन हो ये दिखा रहे हो आप इनसिक्योर कितना हो। अरे, सिक्योर्ड, या जिसे बोलते हैं ना लोन वुल्फ, विक्रम बत्रा का नाम सुना है? अकेला गया ना, इनसिक्योरिटी नहीं है। इनसिक्योरिटी होती तो बोलता है कि रुक जा, तू जा आगे, पहले टेस्ट कर, बम है कि नहीं है। 2 गोली तू खा लेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि गोली वहां से आ रही है। इनसिक्योर आदमी होता है, खोखला होता है वो, दमदार आदमी होता है। मेंटल मसल्स और फिजिकल तो चलो बहुत बाद में आता है। मेंटल मसल जिसकी स्ट्रांग है और जो खुद में आयरन मैन जिसे बोला जाता है, अगर वो है तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो बोलेगा एक काम कर, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है ना, मैं मस्जिद के बाहर खड़े होके पढ़ूंगा। मैं यहाँ तुम्हारी नमाज को दबाने के लिए, मैं यहाँ क्यों चिल्लाऊंगा जहां पे मुझे पता है कि मैं मेजोरिटी में हूँ। और बात मेजोरिटी माइनॉरिटी की है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि दाद देनी चाहिए उस इंसान की जिसने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे मेजोरिटी में रेलवे स्टेशन पे हूं, और उसके बाद में वो उसने अपना आसन या चद्दर जो भी होता है बिछाया और उसने नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्या चीज? जहां नवाज। तो स्ट्रेंथ तो वो है ना,
आप क्या स्ट्रेंथ शो कर रहे हो? आप तो खोखलापन शो कर रहे हो। अब ये जब तक 22 जनवरी आएगा उसके बाद में देखना, जिस तरह राम आएंगे उस तरह राम जाएंगे भी सही। 2025 में एक नए भगवान आने वाले हैं। लक्षद्वीप गए थे ना अभी फोटोशूट के। है ना? लॉर्ड। मेलोडी तो चल ही रहा है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी गाओ कुछ जान जाओ। अभी जो आपको भगवान दिख रहे हैं उसके बाद में एक नए भगवान आने वाले हैं। 2024, 22 जनवरी 2024 के बाद में खुमार उतरेगा। ये भजन जितने भी चल रहे हैं, ये, हाँ, ये सारे भजन की वॉल्यूम कम होगी। ठीक है। कुछ दिए जलेंगे। अब 6 महीने बाद में अब आपको पता चलेगा कि अच्छा, अब तो नया भजन गाना पड़ेगा। अब आपको नए भगवान चुनने पड़ेंगे क्योंकि एजेंडा खत्म हो गया ना अब। बोल ना, क्या बोलना चाह रहा है? तेरी हंसी मुझे बहुत कुछ बता रही है। क्या बोलना चाह रहा है बता। मैं प्यार से बहुत कुछ खोल देता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। तो इंदिरा गांधी को जिंदा करते, मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली। इंदिरा गांधी जिंदा हो गई ना तो सरकार गिर जाएगी। एनडीए गवर्नमेंट पॉलिटिकली खतरनाक थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पता था अलायंस कैसे बनाने हैं। तुम सोचो ना, के कामराज और मोरारजी देसाई के होते हुए जब उनको पता था कि कांग्रेस ओ, अंदर ही अंदर कांग्रेस ओ बन गई है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आदमी वीवी गिरी को प्रेसिडेंट बना दिया। वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस ओ सपोर्ट कर रहे थे, मोरारजी देसाई और के कामराज सपोर्ट कर रहे थे कि भाई इनको वीवी गिरी को नहीं बनाना। तो दबी आवाज में पहले वो वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी और बाद में उन्होंने खुलने वो बोला। कांग्रेस की व्हिप जारी हो गई। कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया, प्रेसिडेंट ने व्हिप जारी कर दिया। द नेम ऑफ दैट पर्सन जो उस टाइम पे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, एस लिंगप्पा ऐसे कुछ थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने व्हिप जारी कर दिया। इंदिरा गांधी ने खुले में बोला कि कॉन्शियंस वोटिंग करो, व्हिप नहीं। कॉन्शियंस वोटिंग करो, आत्मा जो कह रही है वो करो। अब ये नहीं बोला कि वीवी गिरी को वोट करो, उनने बोला जो आत्मा बोलती है वो करो आप। आपको वो करना चाहिए जीवन में जो आपको हमेशा अच्छा लगता है, जो मन कह रहा है आपका, है ना? विप इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। वोटिंग में अगर आप वोट करने जा रहे हो और विप इशू हो रखा है तो दैट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। यू हैव टू वोट इन द फेवर ऑफ पार्टी एंड द लाइंस ऑफ पार्टी। अगली ने खुला बोला ऐसा है, कॉन्शियंस के लिए वोट करो। कॉन्शियंस के लिए वोट करो मतलब जो अंदर से आवाज आ रही है उसकी वोट करो, और अंदर की आवाज तो इंदिरा गांधी ने दे ही दी थी आपको। तो वीवी गिरी इलेक्शन जीत गए। तो ये तो अभी बच्चे हैं। पॉलिटिशियंस जो अच्छे हुए हैं उनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। एक पॉलिटिशियंस जिनको मैं बहुत बेहतरीन पसंद करता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा इस एरा में इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की गलतियां भी थी, अच्छा और बुरा दोनों किया। Jawaharlal Nehru was fortunate to have such people in his cabinet, and the time at which he was selected or elected, टाइम बहुत अच्छा था। शास्त्री जी रहते तो शायद हो सकता था चीजें और बदलती, लेकिन शास्त्री जी रहे नहीं तो फिर जो
थे, वो हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल हिस्ट्री तो अब शुरू होगी। तो इंदिरा गांधी का जन्म जो हुआ वो इलाहाबाद में हुआ था 1917 में। हम्म। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने उनको बोल दिया था राजनारायण केस में कि आप हो चोर। कितनी मुर्गी और कुछ अंडे का भी वो था, नुकसान भरना पड़ा था उस राजनारायण केस में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्टोरल ऑफेंसेस में जो इंदिरा गांधी को उस टाइम पे अक्यूज थी उस टाइम पे, और बाद में उनको गिल्टी प्रूव हो गई थी, तो उसमें ये भी था, किसी ने इल्जाम लगाया था कि जो एट्रोसिटीज या जो इलेक्शन में इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं उस कारण से मेरे 48 अंडे और कुछ मुर्गियों का नुकसान हुआ है। तो उसकी भी भरपाई करनी पड़ी थी इंदिरा गांधी को। मतलब बहुत शेमफुल था। मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको बता सकता हूँ, बड़ा मजेदार था वो डिसीजन, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है। अंडे चुराने के लिए भी एक्यूज किया गया था इनको। कहाँ था? बस ये अंडे चुरा के भागी। बहुत लंबा चौड़ा केस है एक्चुअली। इसके डिसीजन में ना जो लिखा गया था वो बड़ा खतरनाक था। मणिपुर थी वो जगह जहाँ पे ये पूरा अ, हाँ वो अंडे चुराने में को अक्यूज पाई गई थी वो। 4, हाँ 4 चिकन और 2 अंडे। He was co-accused in stealing eggs and chicken in Manipur. मणिपुर में किसी के अंडे और चिकन चोरी हो गए, बोलिए इंदिरा गांधी ले गई। ये सब बकवास खैर एनीवेज। तो 66 से लेके बोलते हैं कि 84 के बीच में वो पीएम रही, लेकिन बीच में जनता दल गवर्नमेंट भी आई थी। तो टेन्योर तो ठीक था, गड़बड़ हुई 84 में। तो आपको मैंने वो कहानी बताई दी, असैसिनेशन हुआ था जो, उसका कहानी तो खैर आसान है। इलाहाबाद में पैदा हुई ये महिला जब थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो इनके सामने छोटे मोटे इश्यूज जो रहे हैं, अब बचपन में बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे, लेकिन जब डेथ होती है जवाहरलाल नेहरू की, और उसके बाद में
शास्त्री जी की, तो मैंने आपको बताया था कि मोरारजी देसाई और बाकी लोग जो थे, एक सीक्रेट बैलेट में वोटिंग हुई थी कांग्रेस के एमपीज में। एंड इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई दो कंटेंडर थे उस टाइम पे। मोरारजी देसाई तो तब भी कंटेंडर थे जब नेहरू जी की डेथ हुई थी। और 2/3 ऑफ द पार्टी उस टाइम पे सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को, और उसके पीछे बोला जाता है कि के कामराज का बहुत बड़ा हाथ था। के कामराज वाज द वन जिसने इंदिरा गांधी को उस सिंहासन पे या तख्त पे बिठाया था, मोरारजी देसाई के अगेंस्ट में ही इतने बड़े लीडर के सामने खड़ा किया और जितवा दिया। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था इंदिरा गांधी के सामने, वो था कि 1967 में आ रहे हैं इलेक्शंस। 62 का आप वॉर हार चुके हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो करेंसी है वो डाउनफॉल पे है, क्योंकि आप लगातार इंपोर्ट्स पे रिलाय कर रहे हो। फेमाइंस आ रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस आ रहे हैं। यही वो एरा है जब आपका पीडीएस वगैरह एस्टेब्लिश हुआ था, आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो है वो बढ़ रहे हैं। पीएल 480 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पीएल 480 क्या था? गेहूं मांगना पड़ गया था हमको यूएसए से। तो उस हार्डशिप के बीच में और इन सभी चीजों के बीच में इंदिरा गांधी के सामने सबसे पहला चैलेंज था कि अब 66 में बैठ तो गए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 67 में उठना पड़ जाए। तो उन्होंने अपना जो थोड़ा सा रुख था वो बदला, और सोशलिस्ट पॉलिसीज को अपना लिया। और वो सोशलिस्ट पॉलिसीज बिल्कुल वैसी थी जैसे कि नेहरू जी की थी। तो इसीलिए शुरुआत में उनको नेहरू जी का एक अच्छा पॉलिटिकल हायरर देखा गया कि ये बिल्कुल वैसा ही करेंगी जैसा कि नेहरू जी कर रहे थे। अब चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअल इकोनॉमिक है इंदिरा गांधी के सामने। पहला, करेंसी डिवैल्यूएशन, जिससे कि इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन हाउसेस जो है वो बहुत हर्ट हो रहे हैं। दूसरा, कि एग्रेरियन क्राइसिस जबरदस्त है। तीसरा, कि कांग्रेस के अंदर कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट जो है वो देखने के लिए मिलने लग गए। अब जब इस हार्डशिप से कंट्री गुजर रही है, तो स्टेट इलेक्शंस में जब 67 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ 9 स्टेट्स थे जो कांग्रेस के हाथ से चले गए थे। उसके बाद में इनका जो रुख था थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का और बढ़ा कि नहीं, अब हमको क्या करना है, अब थोड़ा और खुलना है। तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बढ़ा दिया गया, लाइसेंस राज आ गया, सेंट्रलाइजेशन हुआ, पावर अपने आप के हाथ में रखनी है। इन सब के बीच में नेशनलाइजेशन होता है 14 बैंक्स का। लाइसेंस राज ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ा देता है। जहां ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल बढ़ा वहां पे करप्शन बढ़ा। तो अब नेक्स्ट चैलेंज जो इंदिरा गांधी को नेक्स्ट 71 72 के बाद में फेस करना पड़ेगा वो होगा करप्शन का। और करप्शन से इकोनॉमी तो खैर राइज करेगी नहीं। इसी बीच में मैंने आपको बताया कि 1960s और 70s के बीच में रीजनल पार्टीज वगैरह जो है स्ट्रांग होने लग गई थी, और ज्यादा स्ट्रांग हुई 70s के और बाद में। लेकिन एक चैलेंज जो इंदिरा गांधी का पीछा नहीं छोड़ा वो था वेस्ट बंगाल में नक्सलबाड़ी मूवमेंट। उसको हम अभी डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं आपको ब्रीफ आउट्स दूंगा उसके। आंध्र प्रदेश और इन सब जगह पे, झारखंड छत्तीसगढ़ वाली जगहों पे नक्सलबाड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। नक्सलबाड़ी मूवमेंट के पीछे की सीधी सी वजह है, पहला, कि आप एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जितनी भी नक्सल्स हैं ये सब बेसिकली वही वाली बात 1857 की रिवोल्ट की बात, पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। सो नक्सल्स वर नथिंग, दे वर पीजेंट्स विद गन्स, विदाउट यूनिफॉर्म। और अगर यूनिफॉर्म है भी तो सिर्फ लाल सलाम है, लाल पट्टा लाल सलाम।
तो लैंड रिफॉर्म्स का ठीक से नहीं हो पाना, एग्रेरियन क्राइसिस, बैड बैंक स्ट्रक्चर्स, गवर्नेंस, बैंकिंग गवर्नेंस का पुअर होना, एग्रीकल्चर लोन्स का नहीं मिलना, ये सब कुछ अल्टीमेटली हिट कर रहा था एग्रीकल्चर को, पीजेंट्स को। और लैंड रिफॉर्म्स जो हमने सोचा था कि लैंड सीलिंग एक्ट और जमींदारी एबॉलिशन एक्ट वो सब नहीं चल रहे हैं, जो इंडियन बिजनेस हाउसेस हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो नक्सलबाड़ी, नक्सल नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां से स्टार्ट होता है नक्सलबाड़ी मूवमेंट। आज भी उस स्टेशन का नाम नक्सलबाड़ी ही है। ये सब चैलेंज आए हैं इकोनॉमिक्स के कारण। तो इंदिरा गांधी को बहुत जल्दी एहसास हो जाता है 1967 के इलेक्शंस में कि जो डिफीट हुई है, ये कहीं ना कहीं, एक कारण तो ये है कि जो कामराज जी का 1963 में कामराज प्लान था कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाना है, जो बैकफायर किया कि सीएम्स और ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर है उनको सेंटर में बुला के उनको बोलो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, वो बैकफायर कर गया। लेकिन कामराज प्लान का कुछ हिस्सा इंदिरा गांधी को पता था कि बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि अब कांग्रेस टूट रही थी। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस, एग्रेरियन क्राइसिस, ये सब जो देखने के लिए मिल रहे थे, उनमें से एक क्राइसिस था पॉलिटिकल क्राइसिस, जो इंटरनली इंदिरा गांधी सफर कर रही थी। और इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही थी कि ये कांग्रेस को खत्म कर देगा। तो कामराज प्लान के ऊपर थोड़ी सी बात की गई, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स लाने की। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर की कहानी मैंने आपको बताई दी कि ये एक्चुअल बाइफर्केशन जो हुआ, मतलब ऑफिशियल कुछ भी नहीं था, लेकिन विद इन द कांग्रेस देवर देयर। बट हाँ, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर 67 में सेपरेट हो गई। और द लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज, जो मैंने आपको बताया, जब जाकिर हुसैन की डेथ होती है। जो सिटिंग प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है। इंदिरा गांधी चाहती हैं कि वीवी गिरी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बन जाए, वो इंदिरा गांधी के आदमी है। और हमारे जो मुरारजी देसाई हैं वो, और सिंडिकेट मिलके, मुरारजी देसाई और सिंडिकेट मतलब कांग्रेस सिंडिकेट जो है, वो मिलके दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। वही कॉन्शियस वोटिंग की बात करी। और जैसे ही ये जो डिसीजन आता है और इसके साथ साथ नेशनलाइजेशन जो उन्होंने पहले कर लिया है, तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट होता है जब निजलिंगप्पा, एस निजलिंगप्पा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो व्हिप जारी करते हैं और पार्टी के ही अगेंस्ट में जाके इंदिरा गांधी बोलती है कॉन्शियस वोटिंग कर दो। मोरारजी देसाई वो आदमी जो पार्टी पार्टी करे, के कामराज वो आदमी जो सिंडिकेट का पार्ट और पार्टी पार्टी करे। लेकिन पार्टी के अगेंस्ट में जाके इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का लेवल पे देखो, लोगों ने इंदिरा गांधी के नाम पे वोट करा और वीवी गिरी को जिता दिया। लोग मतलब पार्टी मेंबर्स जो एमपीज हैं। तो मोरारजी देसाई को कहीं ना कहीं ये फील हो गया कि ऐसा है, ये हो गया हमारा गेम खत्म, मोरारजी देसाई छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं अपने रास्ते। कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन वाली सिंडिकेट, जनसंघ और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, एक छोटी सी पार्टी है, इसने मिलके कांग्रेस के आर, कांग्रेस आर मतलब जो इंदिरा गांधी के फेवर में है, उसके अगेंस्ट में स्ट्रेटेजी बनाई, कैंपेन किए। 1971 के इलेक्शंस में बहुत क्रिटिसिज्म किया, लेकिन कोलेजन होने के बावजूद भी वो हार गए। क्योंकि 1971 का जो वॉर हुआ, जो दिसंबर में 13 दिन की लड़ाई लड़ी गई, 12-13 दिन की कुछ थी, उस वॉर में विक्ट्री प्लस नेशनलाइजेशन करने का जो मूव था, पीडीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, गरीबी हटाओ के नारे लगाना, अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव्स लॉन्च करना, ये सब इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा था। और 1971 में बहुत बढ़िया
जो ग्रैंड अलायंस इन्होंने बनाया था, इस ग्रैंड अलायंस के मुंह पे थप्पड़ मारते हुए इंदिरा गांधी पॉपुलर मेजोरिटी के साथ में जीतती है। अब आपको कांग्रेस के अंदर डोमिनेंस दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से जो इंदिरा गांधी है वो इतनी डोमिनेंट लीडर उभर के आती है। कोलिजन जो पहली बार आपको यहां देखने के लिए मिला है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, जनसंघ और कांग्रेस ओ का, इसका बेसिक कारण ये था कि 1967 के जो इलेक्शंस थे, 16 स्टेट्स करीबन थे जहां पे इलेक्शंस हुए। कांग्रेस ने बहुत स्टेट्स, मतलब 9 स्टेट्स अप्रोक्सीमेटली वो हार गई इसमें से। और उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था डिफेक्शन, आया राम गया राम वाली जो पॉलिटिक्स है। और ये स्टार्ट हुआ था पूरा मतलब बोल रहा था कि हरियाणा से स्टार्ट हुआ था कि कैसे चीजों को किसको कहाँ पे लाके सेट करना है, बिखेरना है। तो कोलिजन पॉलिटिक्स का जो बिगिनिंग था वो वहां पे था। एक छोटा सा डेटा कहता है 1967 से लेकर 1971 इन दो इलेक्शंस के बीच में कुछ 142 एमपीज और 1900 से ऊपर एमएलएज जो है डिफेक्शंस दिखाए थे। डिफेक्शन मतलब वही पार्टी से गद्दारी। और इसी को रिजॉर्ट करने के लिए बाद में 52nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो राजीव गांधी के टाइम पे आता है, 17 साल बाद आया। क्यों? क्योंकि डिफेक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होता, आप भी किसी के अगेंस्ट में डिफेक्शन करवाते हो। जिस दिन जरूरत पड़ेगी, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं आज पोल्यूशन के नाम पे गाड़ियां बैन करवा देता हूं कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है मेरा पड़ोसी, आसपास के लोग, मैंने गाड़ियां बैन करवा दी। गाड़ी की जरूरत मुझे भी तो पड़ेगी, पर तब तो मुझे पोल्यूशन याद नहीं आता। आपको पोल्यूशन सिर्फ तब दिखता है जब सामने वाले के स्कूटर से धुआं छूट रहा होता है, खुद के स्कूटर का धुआं आपको नहीं पता चलता। तो डिफेक्शन तो खैर टूल है, कभी भी हॉर्स ट्रेडिंग करा लेंगे किसी से भी, तो ठीक है। डिफेक्शन 17 साल बाद राजीव गांधी के टाइम पे एड्रेस हुआ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 में। वहां पे 10th शेड्यूल के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉस को इंट्रोड्यूस किया गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं 1971 की विक्ट्री के बाद में। तो अब आए हैं हमारे पास में जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी टोटल रेवोल्यूशन लेके आते हैं। कारण सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी के सामने अब नेक्स्ट चैलेंज आने वाला है करप्शन। जयप्रकाश नारायण वही आदमी है जो बहुत ही हाइपर नेशनलिस्ट रहे हैं। अब उनको करप्शन से भी दिक्कत है, मैनिपुलेशन जो चल रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, फेमाइंस, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, फॉरेन पॉलिसीज के अंदर गड़बड़े चल रही है, यूएसए से दबना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है, ये सब चीजों से परेशान। और इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो इकोनॉमिक प्रेशर पड़ा, मैंने आपको हमेशा बोला है कि वॉर सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है वॉर के पीछे। तो इस वॉर का आने वाले 10 साल तक इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इमीडिएट इम्पैक्ट दिखने लग गया। एक तो माइग्रेशन स्टार्ट हो गए, बांग्लादेश लिबरेट तो करा दिया, लेकिन दोस्ती करने के बाद दोस्ती निभानी ही पड़ती है। बांग्लादेश से लिबरेशन होने के बाद में वॉर लड़ा, वॉर की कीमत तो चुकाई चुकाई, उसके अलावा आपको अब जो वहां से बांग्लादेशीज फ्री हुए हैं, अब उनको अकोमोडेट भी करना पड़ेगा। खुद के घर में खाना नहीं है, उनको भी खाना खिलाना पड़ेगा। खुद के घर में नौकरियां नहीं है, उनको भी नौकरी दो। अब इकोनॉमी भी प्रेशर और बढ़ता जाएगा। जेपी नारायण इन सब चीज से परेशान होके पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं 1974 में।
खोल लिया ना बॉर्डर, आपने आजाद करा दिया। अब उनके पास में सरकार नहीं है, उनके पास में इकोनॉमी नहीं है, सबसे क्लोज पड़ता है वेस्ट बंगाल और इधर असम। चलो, चलती हुई गाड़ी में सब चढ़ते हैं। तो 1974 जून के महीने में 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं गांधी मैदान में हमारे जेपी नारायण। और जेपी नारायण बोलते हैं कि हमको टोटल रेवोल्यूशन चाहिए, हर तरीके से हमको कल्चरली भी रेवोल्यूशन चाहिए, इकोनॉमिक भी चाहिए, पॉलिटिकल स्पिरिचुअल थॉट रेवोल्यूशन भी चाहिए। बेसिकली जेपी नारायण चाहते हैं कि इंदिरा गांधी नहीं रहे, या इंदिरा गांधी के जो भी पॉलिसीज हैं वो सब कुछ खत्म करो, आप ये सेंट्रलाइजेशन को खत्म करो, करप्शन को करो, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन को करो, जिस तरह से आपके मोरालिटीज जा रहे हैं, वैल्यूज बदल रहे हैं, मतलब हर तरीके। इसीलिए इसने बोला टोटल रेवोल्यूशन ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल तो है ही है, कल्चरल स्पिरिचुअल थॉट और एजुकेशन में भी रेवोल्यूशन चाहिए। तो ये जो टेनेट्स थे, दिस इज कॉल्ड एज टोटल रेवोल्यूशन। नाउ टोटल रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड बाय जेपी नारायण साहब, लेकिन कुछ टाइम बाद में लग जाती इमरजेंसी। अब इमरजेंसी का बड़ा सिंपल सा कहानी है। जो पहले इलेक्शंस हुए हैं 1971 में, जो इलेक्शंस हुए हैं उस पे केसेस चल रहे हैं इलेक्टोरल ऑफेंसेस के इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1975 में देती है डिसीजन कि आप हो करप्ट और अब आप 6 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ सकती हैं। लालू यादव भी इसलिए बाहर है पॉलिटिक्स से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अगर आप कॉन्विक्ट हो जाते हो तो आपको ये 6 8 साल के लिए आपको बाहर कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि दीदी आप अब 6 साल तक इलेक्शंस नहीं लड़ेंगी क्योंकि आप हैं गिल्टी। साइड में इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल ही रहा है, हालत खराब है इकोनॉमी की। एग्रेरियन क्राइसिस मैंने आपको बताया, फेमाइंस पड़े तो एग्रेरियन क्राइसिस है, करप्शन, सब कुछ ऊपर नीचे। अब ये सब कांग्रेस आर के अगेंस्ट में जाएगा, मतलब द कांग्रेस विच वाज लेड बाय इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी करती हैं कि ऐसा है, ये पावर जाएगी, इससे बढ़िया है इमरजेंसी लगा दो। बिना रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट के सीधा प्रेसिडेंट के पास जाती हैं। इसीलिए उस टाइम पे जो पैंतरा था वीवी गिरी वाला, इस तरह के पैंतरे जरूरी होते हैं क्योंकि आपका आदमी प्रेसिडेंट है तो वो बोलेगा नहीं इमरजेंसी लगानी है कि नहीं लगानी। तो इसीलिए पपेट्स बिठाना फायदेमंद रहता है तीनों स्टेट्स में। बोलेंगे नहीं ना, बैटिंग करते करते गिर भी सकते हैं। नहीं देखा क्या? वो नहीं देखा बैटिंग करते हुए? बॉल बैट से नहीं लगी पर भाई साहब पिच पे गिरे हैं। अरे यार, देख लेना शर्मा जी का बैटिंग करते हुए का वीडियो, देखा तुमने? हाँ, सीएम भी बोल दिया था पीएम को। मतलब मतलब उस आदमी से आप फुटेज छीन रहे हो जो मार्क जकरबर्ग को बोलता है, बेटी लेट मी लीड